that is the next heading we are having over here is towards quantum mechanical model or wave mechanical model of atom. देखो सी हियर आई हैव रिटन द वर्ड टूवर्ड्स का मतलब क्या हुआ मालूम है? देखो हमने स्टार्टिंग में एटम के लिए पहले सबसे पहले किसने मॉडल सजेस्ट किया था, मतलब एटम कैसा रहेगा, रुदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। लेकिन रुदरफोर्ड मॉडल्स में ड्रॉबैक थे। फिर रुदरफोर्ड के बाद सेकंड पर्सन कौन था? बोर ने भी एटम का मॉडल कैसे रहेगा वो प्रपोज किया था, लेकिन बोर का मॉडल भी फेल हो गया। और बोर का मॉडल फेल होने के बाद द न्यू मॉडल की जो नया मॉडल, फिर बोर मॉडल फेल होने के बाद नया कौन सा मॉडल आने वाला है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेव मैकेनिकल मॉडल। लेकिन ये मॉडल आने के पहले, मतलब ये जो मॉडल था, ये मॉडल आने के पहले कुछ डिस्कवरीज हुए थे। और वो कौन कौन से डिस्कवरीज थे? सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, देयर वर some development which lead to the formulation of quantum मैकेनिकल मॉडल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब देखो ये नया मॉडल क्यों आया और कैसे आया, उसके लिए पहले हमें देखना कि देयर वाज सम डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हमारे पास। देयर वाज सम डेवलपमेंट्स लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाने के लिए कुछ डेवलपमेंट्स हुए, एंड दीज डेवलपमेंट्स आर the first one is de Broglie concept, and second one is Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल। ये दो कंसेप्ट थे। मतलब रुदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद बोर मॉडल आया था, और बोर मॉडल फेल होने के बाद हमारा नया मॉडल कौन सा आने वाला था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने वाला था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? वेव, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेव मैकेनिकल मॉडल। लेकिन ये मॉडल आने के पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए। और कौन से डेवलपमेंट्स हुए? तो दो डेवलपमेंट्स कौन कौन से हुए? एक कंसेप्ट था डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ये साइंटिस्ट के नाम है डी ब्रॉगली। और सेकेंड कंसेप्ट था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें अब देखना है दो कंसेप्ट क्या थे जिनके कारण हमें नया मॉडल बनाना पड़ा, मतलब जिन्होंने नया मॉडल बनाने में सपोर्ट किया। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर? द फर्स्ट विल स्टार्ट विद द डी ब्रॉगली concept. Yeah, what is the de Broglie concept, or it is also called as
डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या मतलब प्रपोज किया था, डी ब्रॉगली क्या बोल रहे थे, उन्होंने क्या प्रपोज किया था। सबसे पहले ही सेज दैट, डी ब्रॉगली सेज दैट, प्रपोज दैट suggested, or we can say propose that, de Broglie suggested that, or we can say propose, de Broglie suggested, or we can say propose that all material object, all material objects show a dual nature. ये सबसे था, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया था उन्होंने, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल रहेगा, कोई भी मटेरियल, देन दे हैव अ डुअल नेचर। अभी तक हम लोगों ने डुअल नेचर देखा है, किसके लिए डुअल नेचर देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हम लोगों ने डुअल नेचर दिया, लेकिन किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मतलब जो हमारे रेडिएशन है, मतलब अगर कोई हमारे पास लाइट आ रहा है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अगर कोई हॉट सब्सटेंस लाइट एमिट कर रहा है, तो हॉट सब्सटेंस अगर लाइट एमिट करेगा, लाइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द वेव और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग ने रेडिएशन का डुअल नेचर देखा था, हम लोगों ने रेडिएशन का डुअल नेचर देखा था, मतलब लाइट का डुअल नेचर देखा था। अभी हमें किसका डुअल नेचर मिलेगा, मटेरियल का। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल रहेगा, कोई भी मटेरियल, तो मटेरियल हैज अ डुअल नेचर। और डुअल नेचर मींस व्हाट, डुअल नेचर मींस व्हाट, every object, every object which possess a mass and velocity, every object which possess a mass and velocity behaves both as a particle and a wave। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मास रहेगा और उसके पास अगर वेलोसिटी रहेंगी, then that particle will behave, means it will have a, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बिहेव करेगा, it will behave both as a particle and as a wave। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा था कि कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास है, अभी मटेरियल मतलब क्या, मूविंग कार, चौक, मूविंग कार, चौक, क्रिकेट बॉल, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, सब कोई भी पार्टिकल, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स और लार्जर पार्टिकल, ऑल ऑब्जेक्ट हैज अ डुअल नेचर। नाउ व्हाई ऑल ऑब्जेक्ट हैज डुअल नेचर, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, देखो इलेक्ट्रॉन को भी मास है, मूविंग कार को भी मास है, क्रिकेट बॉल को भी मास है, एंड दे आर आल्सो हैविंग द वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी है, मूविंग कार को भी वेलोसिटी है, क्रिकेट बॉल को भी वेलोसिटी है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मास एंड वेलोसिटी रहेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या बिहेव करेगा, एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक उन्होंने क्या बोला था, रेडिएशन को डुअल नेचर है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल रहेगा, मटेरियल का नेचर कैसा रहेगा, डुअल।
कौन से मटेरियल का नेचर डुअल रहेगा? जिस मटेरियल के पास मास है 1 ग्राम 2 ग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, जिसके पास मास और वेलोसिटी है, they will behave as a particle as well as a wave. Okay. And according to de Broglie, the wavelength, according to de Broglie, the wavelength lambda, according to de Broglie, the wavelength lambda of a particle of mass m moving with velocity v is given by the equation. मतलब अगर कोई पार्टिकल का मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v है, तो उसका वेवलेंथ कौन सा मेजर करेंगे? वेवलेंथ. क्योंकि देखो अगर ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा नेचर बताएगा? डुअल नेचर. डुअल नेचर मतलब पार्टिकल भी और वेव भी. अगर वेव है तो वेव के लिए क्या मेजर करेंगे? वेवलेंथ. एंड द वेवलेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला h/mv. wavelength is given by which formula? h/mv, where, and we know that where lambda is called as what? मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वेव कंसिडर करना है, तो वेव मतलब हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय द विच फॉर्मूला? h/mv. wavelength is given by the formula h/mv, where h is Planck's constant. H is a Planck's constant. Lambda is the wavelength of particle. Wavelength of object with which is moving. M is the mass of object, and V is the velocity of object. तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का कौन सा नेचर रहेगा? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर रहेगा. और अगर वेव नेचर रहेगा तो वेव नेचर के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ. एंड वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, where h is called as a Planck's constant, m is called as the mass of the object, and v is called as the velocity of the object. Correct? So now same equation I just write in the other form. So I can just write down the same equation here as that, you know, that moment p, or I can say momentum of particle. Momentum of particle is given by which formula? mv. And momentum is what? P. P is equal to mv. So momentum of the particle is given by which formula? Momentum of a particle is given by which formula? mv. So P equal to mv. Correct? P equal to mv. So lambda equal to, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv था, बट mv की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? p. तो h/p. तो ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. मतलब अगर आपको
डायरेक्ट मोमेंटम मालूम रहेगा. So what is P? P is called as a momentum of moving object. P is called as a momentum of object. So मतलब wavelength can be calculated by using which formula? H upon P, or wavelength can be calculated by using which formula? Lambda is equal to H upon A. So what is the concept? Main concept we have studied. कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल रहेगा, मटेरियल मतलब मूविंग कार, अ चॉक, अ बॉल और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल रहेगा, मतलब माइक्रोस्कोपिक होने दो या मैक्रोस्कोपिक होने दो, छोटा होने दो, बड़ा होने दो, दे विल हैव अ डुअल नेचर. Dual nature means what? They will behave as a particle as well as they will behave as a wave. तो अगर वो वेव बिहेव करेगी तो वेव के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. बट mv इज द मोमेंटम. So the formula can be written as what? Lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon p. Now we'll take the example कि how we have to measure the momentum. तो अभी momentum कैसे measure करना है? तो we'll just take the example here. We'll take the example. सबसे हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे. एक एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का लेंगे और एक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक का लेंगे. सबसे पहले I'll take the example with the first example for macroscopic. Yeah, macroscopic means having large size. Macroscopic means what? Having large size. तो जिस पार्टिकल का साइज लार्ज रहेगा उनके बारे में देखेंगे. Macroscopic particle means having large size. Now what is the relation here? We'll just take an example. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength associated with a ball of mass 1 gram traveling with velocity of 100 मीटर पर सेकेंड. देखो कैलकुलेट द, हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल. हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है या बॉल है. बॉल का मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम. सो दे हैव गिवन द मास इज इक्वल टू 1 ग्राम. आई विल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? 10 raised to -3 kilogram. Traveling with the velocity is equal to how much? 100 meter per second. 100 meter per second. And Planck's constant, what is Planck's constant? 6.626 into 10 raised to -34 joule second. A Planck's constant. So now we can calculate the wavelength. So wavelength is equal to lambda is equal to h upon mv. H upon mv, where h is equal to 6.626 into 10 raised to -34 divided by mass 10 raised to -3 kg into velocity 100. और अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा. देखो यहाँ पे 6.626 into 10 raised to -34 divided by 10 raised to -3 100 मतलब 10 raised to +2
तो यहाँ पे कितना आएगा 6.626 into 10 raised to power minus 34 upon minus 3 plus 2 will become what? Minus 1. 6.626 into 10 raised to minus 34 plus 1. Minus 1 ऊपर जाएगा तो plus 1 बनेगा. And that is 6.626 into 10 raised to minus 33 meter. ये हमारा वेवलेंथ आ गया. This is what wavelength. और यहाँ पे देखो क्या रिलेशन है. Wavelength and mass are inversely proportional. Wavelength and mass are inversely proportional. हमारा mass कितना था ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम. So higher the mass, smaller is the wavelength. Higher the mass, smaller is the wavelength. Okay. So here lambda is equal to, we got the wavelength. So what we have said here, the wavelength of the particle is very small. मतलब हमारे पास जो बॉल है, बॉल को वेवलेंथ है, but the wavelength of the ball is very very small, and because it is very very small, हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते. मेजर करने मतलब देखो बॉल है, अगर हमको बोला कि कोई अगर बॉल हमें हमारे पास अगर फेंक रहा है तो बॉल हमें वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहा है? वेव के फॉर्म में आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है और वो वेवलेंथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते या हमें दिखाई नहीं देगा. सो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल, विच इज negligible, मतलब व्हाट वी हैव सेड कि अगर हमारे पास बॉल है तो बॉल का वेवलेंथ है, मतलब हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वेवलेंथ हमें बॉल वेव के फॉर्म में दिखाई क्यों नहीं देख रहा है? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल विच इज निग्लिजिबल, मतलब ये इतना निग्लिजिबल हमें दिखाई नहीं देगा. ये वेवलेंथ इतना स्मॉल है कि हमें दिखाई नहीं देता. इसलिए मतलब ये हमारा कंसेप्ट. सिमिलरली वी विल टेक कंसीडर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Calculate one minute. Calculate wavelength associated with electron. Calculate the wavelength associated with the electron moving with 60 मीटर पर सेकेंड. 60 मीटर पर सेकेंड मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यहाँ पे मास नहीं दिया इसलिए क्योंकि हमें मालूम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Mass. Velocity moving with 60 meter per second. Moving with velocity 60 meter. The velocity दिया हुआ है 60 meter
सर क्वेश्चन मध्ये पण मीटर पर सेकंड देणार ना? प्लांक्स कांस्टेंट हमें मालूम है, कितना है प्लांक्स कांस्टेंट? 6.626 into 10 raised to -34 जूल सेकेंड. Okay, so now again we can say wavelength. The wavelength is given by which formula? Wavelength is equal to h upon mv. Wavelength is equal to h upon mv. H is a Planck's constant, 6.626 into 10 raised to -34. M is a mass of electron is 9.1 into 10 raised to -31, and velocity is 60. All are in SI unit, 60 meter per second. Now I'll just write down as 6.626 into 10 raised to -34, और यहाँ पे divided by 9.1 into 6. हाँ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है. मीटर पर सेकेंड लिखो आप या मीटर पर सेकेंड लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही. मीटर, देखो मीटर अपॉन सेकेंड, और जब इस सेकेंड न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या आएगा? मीटर सेकेंड रेज़ टू -1. ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, 60 तो मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे 10 रेज़ टू -31 और इंटू 60 का 10 रेज़ टू पावर 1. देखो 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया? 9.1 एंड 6 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इंटू पावर 10 रेज़ टू -31 और 60 का 10 इंटू पावर 10. तो नाउ हियर 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34 डिवाइडेड बाय, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 6, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54. डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 54.6 इंटू 10 रेज़ टू -30. अभी कोई तो एक मुझे कैलकुलेटर पे डिवाइड करे बोल दो कि ये डिवीजन कितना आ जाएगा. मतलब अगर डिवाइड करोगे 6.626 डिवाइडेड बाय 54.06, डिवाइड करके बोलो. .121, yes 12135, 121 इंटू, मतलब मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद 0.1213 डिवाइड इंटू 10 रेज़ टू, यहाँ पे -34 है, और यहाँ पे -30 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? +30. ये तुम्हें ओके इक्वल टू क्या आएगा फिर? 0.1213 इंटू 10 रेज़ टू -4. और अगर मैंने डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कितना आएगा? 1.213 इंटू 10 रेज़ टू -1 इंटू 10 रेज़ टू -4. ऑलरेडी माइंड देखो, जब डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, जब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते, पावर कितना आएगा? 10 रेज़ टू -1. तो हियर आई विल गेट 1.213 इंटू 10 रेज़ टू -5, 1.213 इंटू 10 रेज़ टू -5 मीटर. अभी मुझसे एंगस्ट्रॉम में, ये मीटर देखो -5 मतलब मेजरेबल वैल्यू है. ये वेवलेंथ जो हमें मिल रहा है, ये वेवलेंथ हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं. अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? देखो
1 meter is equal to 10 raised to minus 10. Sorry, 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter. तो अगर मुझे 1 मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 10 रेज टू प्लस 10 एंगस्ट्रॉम. देखो, अगर मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रेज टू माइनस 10 से. या अगर मुझे मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस 10. सो हियर 1.213 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to plus 10 angstrom. That is 1.213 into 10 raised to 5 angstrom. और ये वैल्यू मेजरेबल है, ये वैल्यू मेजरेबल मतलब काफी बड़ा डिफरेंस वेवलेंथ है. तो मतलब हमें क्या बोलना है, या यहाँ से देख के आप कंपेयर कर सकते हो. जब लोगों ने क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ देखा था, क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ कितना आ रहा था. अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे, अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 6.626 10 रेज़ टू माइनस 23 एंगस्ट्रॉम आएगा. तो भी बहुत ही स्मॉल है. ये मीटर में था, ये मीटर में था और ये एंगस्ट्रॉम में था. अगर आप क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हो तो भी बहुत स्मॉल है. कितना है, 10 रेज़ टू माइनस 23. और यहाँ पे देखो अपना इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आ रहा है, 1.213 इंटू 10 रेज़ टू 5 प्लस 5 है. प्लस 5 मतलब ग्रेटर नंबर है. इसका मतलब डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जो भी हमारे पास मैटर है, जो भी हमारे पास मैटर है, मैटर को डुअल नेचर है. मतलब मैटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मैटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव. लेकिन उनका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग बॉल का भी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन कौन सा वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट वेवलेंथ आप इजीली मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का. इसका मतलब डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट इज मोर एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मूविंग पार्टिकल, but it is more significant for microscopic particle. Okay, I'll just write down the sentence. So very, very important note I can say here. De Broglie concept is actively applicable on all moving particle. De Broglie concept is applicable on all moving particle, but give significant value only for microscopic particles. Microscopic particle means I can say here subatomic particle having very small mass. इनके लिए एप्लीकेबल है. मतलब डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है, मतलब डी ब्रॉगली का कंसेप्ट यूज करके हम बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर का वेवलेंथ है और वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो वेवलेंथ ज्यादा सिग्निफिकेंट किसके लिए रहेगा. सी डी ब्रॉगली कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मूविंग पार्टिकल. जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, आप उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. करेक्ट. लेकिन ये कंसेप्ट सिग्निफिकेंट किसके लिए, द कंसेप्ट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मोर सिग्निफिकेंट है. मतलब फॉर
फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए, और द पार्टिकल विच आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल मास, उनके लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट? आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? डी ब्रॉगली कंसेप्ट कोई मुझे समराइज करके बोलेगा एक दो सेंटेंस में कि डी ब्रॉगली क्या कहना चाहते थे? डी ब्रॉगली ना काय सांगायचं आहे? कोणी सांगू शकेल का? कोणाला प्रयत्न करायचा आहे? मतलब हमें यहाँ पे क्या पता करते हैं? Therefore we can say that electron has dual nature. Electron has a dual nature, that it behave as a particle. It behave as a particle as well as a wave. देखो बोर ने क्या कंसिडर किया था? बोर ने इलेक्ट्रॉन को खाली पार्टिकल कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन खाली पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर। और इस पॉइंट को ध्यान में रखे हुए हमारा एक कंसेप्ट जो हमने डी बोर थ्योरी में किया था उसे रिवाइज करेंगे, क्वांटाइजेशन of angular momentum and इसका इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, मतलब या 1 मिनट, इस कंसेप्ट में जाने से पहले ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव। मतलब बोर ने क्या किया था? बोर थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन को खाली कंसिडर किया था पार्टिकल, लेकिन हमें अभी फिर नया मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म पर बिहेव करेगा? वेव। इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ वेव। तो वेव कैसे आएगा इक्वेशन में? देखो, मतलब अभी ये कंसेप्ट क्या है, खाली जस्ट आइडिया इस कंसेप्ट के बारे में। According to de Broglie, concept, the electron that revolves around the nucleus, exhibits both particle and wave character. Okay, मतलब जो बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब अगर यहाँ पे हमारा ऑर्बिट है, ये अगर हमारा ऑर्बिट है, तो बोर ने क्या कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में, लेकिन ये बोला नहीं कि इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करेगा, वेव। यस, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फर्स्ट वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड वेव है, और यहाँ से यहाँ तक लेके थर्ड वेव है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कुलर नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन विल हैव इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव में कैसे, देखो अभी वेव हमारे पास दो फेज के वेव्स है, इन फेज एंड आउट फेज। अभी इसे बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट वेव,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सेकेंड वेव, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा थर्ड वेव। तो ये थे वेव एक दूसरे को मिल रहे, तो इसे बोलते हैं हम लोग वेव इन फेज। वेव इन फेज इसे बोलते हैं हम लोग वेव, मतलब फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, ऑल वेव्स आर टुगेदर, वेव्स इन फेज। और दूसरा एक कंसेप्ट क्या होता है, देखो अगर ये हमारा ऑर्बिट से, ऑर्बिट ये हमारा फर्स्ट वेव है, ये हमारा सेकेंड वेव है, और ये हमारा थर्ड वेव है। तो यहाँ पे देखो वेव एक दूसरे को नहीं मिल रहे, तो इसे बोलते हैं वेव इन, वेव आउट ऑफ फेज। मतलब यहाँ पे वेव इन फेज मतलब फेज का मतलब वेव एक दूसरे को बराबर मिल रहे, मतलब ऑल वेव्स आर गोइंग टुगेदर विद ईच अदर। और वेव आउट ऑफ द फेज का मतलब क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट वेव था, वन क्रिस्ट वन ट्रफ, वन क्रिस्ट वन ट्रफ, और यहाँ पे इधर में मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वेव फ्रैक्शंस में आ गए, मतलब वेव एक दूसरे से बोलते हैं वेव आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे था वेव इन फेज, मतलब एक दूसरे को मिल रहे, यहाँ पे वेव एक दूसरे को नहीं मिल रहे, मतलब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज बोलते हैं। तो अभी हमें इन फेज मतलब करना है, इन फेज का मतलब क्या होता है बोलना है। So in order for the electron to exist in phase, in order for the electron to exist in phase, अगर इलेक्ट्रॉन को इन फेज में रहना है तो कंडीशन क्या है, द सर्कमफरेंस of the orbit should be an integral multiple of the wavelength of electron wave, otherwise electron is out of phase। एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये, देखो इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन फेज, मतलब अगर वेव एक दूसरे को मिलना चाहिए तो क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, circumference of the orbit is equal to, circumference of the orbit should be what, integral multiple, मतलब n, integral multiple of what, wavelength of the electron, wavelength of the electron होना चाहिए। the circumference of the orbit is n, n का मतलब क्या होता है, integral multiple, n is integral multiple circumference of the orbit is integral multiple of, integral multiple मतलब n of what, lambda, lambda का मतलब wavelength of the electron wave, wavelength of the electron wave, wavelength of the electron wave, मतलब circumference of the orbit is, circumference of the orbit is n, is integral multiple of what, wavelength of the electron। circumference means what,
circumference of the orbit. Orbits are circular according to Bohr theory. Orbits are circular. So 2 pi r is equal to n lambda. 2 pi r is equal to n lambda. इसका मतलब 2 pi r is equal to n lambda का मतलब कैसे रहेगा? अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव रहेगा. फर्स्ट n is equal to 1. फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास एक ही वेव रहेगा. फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेव रहेगा. सेकेंड ऑर्बिट में दो वेव रहेंगे. थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव रहेंगे. सो नंबर ऑफ वेव, circumference of the orbit is integral multiple of lambda. मतलब first orbit will have one wave. Second orbit will have two waves. Third orbit will have three waves. मतलब अगर आपको डायग्राम अगर देखना है तो अगर ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है. फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेव रहेगा. सेकेंड ऑर्बिट में दो वेव रहेंगे. थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव रहेंगे. तीन वेव मतलब 1 2 3 वेव. फोर्थ ऑर्बिट में चार वेव रहेंगे. तो हमारा स्ट्रक्चर मतलब ऐसा बनेगा. इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूमेगा. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 2 3 सेकेंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पे आने के बाद ये इन वेव. मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा सर डायग्राम ऐसा दिखाई देगा. मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे गोल गोल नहीं घूमेगा बट इलेक्ट्रॉन विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेव. और कैसे वेव्स है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास वन वेव रहेंगे. सेकेंड ऑर्बिट में टू वेव्स रहेंगे. थर्ड ऑर्बिट में थ्री वेव्स रहेंगे. तो सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो सर्कमफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. एंड देन आई राइट 2 pi r is equal to n h. Lambda is the wavelength and wavelength of the particle given by which formula? H upon mv. H upon mv. Okay, h upon mv. Now I'll take ये हमारा h upon mv. Lambda is ये हमारा de Broglie's का wavelength equation था. Lambda is equal to h upon mv. de Broglie's का equation. And then here mv मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लेगा 2 mvr. 2 mvr is equal to n h upon 2 pi. सॉरी 2 भी मैंने यहाँ से निकाल दिया. तो यहाँ पे खाली mv यानी यहाँ पे लेके गया तो mvr and mvr is called as what? mvr is called as the angular momentum. Angular momentum of electron. And angular momentum is integral multiple of what? h upon 2 pi. ये पॉइंट हम लोगों ने बोर थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि बोर में बोला था कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इसका मतलब डी ब्रॉगली ने जो काम इसका किया था वो सही था. डी ब्रॉगली जो बोल रहे थे वो सही था कि इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड नंबर ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट नंबर. अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो वन वेव रहेंगे. सेकेंड ऑर्बिट है तो दो वेव रहेंगे. थर्ड ऑर्बिट है तो तीन वेव रहेंगे. तो नंबर ऑफ वेव आर इंटीग्रल. तो ये हमारा क्या था? एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n. n का मतलब क्या हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. मतलब ये हमारा था बोर्स थ्योरी का एक पोस्टुलेट था. सो हियर वी कैन से thus de Broglie's proposal de Broglie's proposal is in accordance with
बोर्स थ्योरी, मतलब डी ब्रॉगली ने जो प्रपोजल भेजा वो प्रपोजल बोर थ्योरी से मैच कर रहा था। खाली एक ही प्रॉब्लम था, बोर थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया था, पार्टिकल कंसिडर किया था, और डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर कर दिया है, वेव कंसिडर कर दिया, लेकिन इक्वेशन सेम आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ये बोर इक्वेशन है। अभी हम इसके ऊपर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो गोल गोल नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव घूमेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, तो आई जस्ट टेक वन न्यूमेरिकल। Calculate the mass of photon with wavelength 3.6 angstrom. Calculate the mass of the photon with the wavelength 3.6 angstrom. Now mass of the photon, so we have to calculate m हमें calculate करना पड़ेगा। Mass of photon, wavelength is given, that is 3.6 angstrom, that is 3.6 into 10 raised to minus 10 meter. Then we can use the formula here, wave lambda is equal to h upon mv, h upon mv. Now lambda is given, what is lambda, 3.6 into 10 raised to minus 10. H is a Planck's constant, 6.626 into 10 raised to minus 34. M is a mass, calculate करना है, mass किलोग्राम में आएगा, because all are SI unit, किलोग्राम में आएगा। And velocity, now velocity किसका है, photon है, photon move with the speed of light, photon move with the speed of light, and the speed of light is what, 3 into 10 raised to 8 meter per second. So I'll just write down here velocity, photon move with speed of light, photon move with the speed of light, and the speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. अब मीटर ऑब्लिक सेकंड लिखोगे तो भी चलेगा, मीटर पर सेकंड लिखोगे तो भी चलेगा। So then we have to calculate what m. So m is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 3.6 into 10 raised to minus 10 into 3 into 10 raised to 8. सिंपल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 plus 1 10, decimal point after 1 digit 10.8 into 10 raised to, यहाँ पे माइनस 10 है और यहाँ पे प्लस 8 है, ये माइनस 10 और ये प्लस 8, तो here I will get 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 10.8 into 10 raised to minus 2. अभी कोई तो मुझे एक काम करो, ये नंबर को डिवीजन बोल करके बोल दो, 0.6135, 0.6135 into 10 raised to minus 34 plus 2. ये -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +2 बनेगा।
and then here 0.6135 into 10 raised to minus 32. 32 का मतलब यहाँ पे आएगा 6.135 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 32, मतलब कितना आएगा मास 6.135 into 10 raised to minus 33 किलोग्राम. देखो मास बराबर स्मॉल आ रहा है, क्योंकि स्मॉल मास रहेगा तो ही हम लोग उसका वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, लार्जर मास के लिए नहीं. मास ऑलमोस्ट सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10 raised to minus 31 kg, और यहाँ पे मास स्मॉल है तो 6.135 into 10 raised to minus 33, the mass is very very small. तो इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, फोटोन का, लेकिन स्मॉलर मास, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है स्मॉलर द वेवलेंथ हायर इज द मास, एंड स्मॉलर द मास हायर इज द वेवलेंथ. तो हमारा मास स्मॉल था इसलिए वेवलेंथ ज्यादा था, ये वेवलेंथ. ओके, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, यस. तो आपको डी ब्रॉगली कंसेप्ट जस्ट खाली, अगर बाकी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डी ब्रॉगली का कंसेप्ट समझ में आया कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि हमारे पास जो मैटर्स है, क्रिकेट बॉल, मूविंग कार, जो भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे ऑल हैव द डुअल नेचर. बट लेकिन मतलब वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ, but the value of the wavelength, what we calculate, is more significant for smaller particle like electron, protons and neutrons. ठीक है, तो कुछ पूछना है आपको? कुछ डाउट्स वगैरह है, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है. ओके, नो डाउट. थैंक यू यश. Okay, so since you do not have the doubt,